दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आप सभी जानते हैं कि अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में है। पूरा बॉलीवुड छोटे से लेकर बड़े तक इस शादी की वजह से बहुत ही ज्यादा बिजी है। एक्चुअली वो कहावत यहाँ बिल्कुल 100% फिट बैठती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो अंबानी की इसी शादी में 6 नंबर ओरी ने डांस किया और उसके साथ बॉलीवुड की सभी लड़कियों ने डांस किया। मैं हैरान हूं ये डांस देखकर। मतलब जो बॉलीवुड की लड़कियां हैं उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि एक 6 नंबर के साथ वो डांस कर रही है। और भाई साहब ये 6 नंबर ओरी ऐसे डांस कर रहा था जैसे कि ये शाहरुख खान हो। और बॉलीवुड की लड़कियों को तो छोड़ ही दीजिए, अंबानी को भी जरा भी शर्म नहीं आई कि भाई उसकी शादी में एक 6 नंबर इस तरह से डांस कर रहा है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को तो आप सभी जानते हैं, माँ बाप ने इसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतने अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब कि पूछो मत। अनन्या की माँ करण जौहर के शो पर बैठकर खुद ही कह चुकी है कि हाँ, एक ही वक्त में मेरी बेटी के 2 बॉयफ्रेंड्स थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि माँ बाप कितने ओपन माइंडेड है और बेटी को किस तरह की सलाह देते होंगे। अनन्या ऐसा मानती है कि भाई वो अगर इस दुनिया में आई है तो उसको किसी को भी मना नहीं करना। अगर कोई भी कुछ मांगता है तो उसको फौरन हाँ कर देनी है। अनन्या का ऐसा मानना है कि भाई अगर मैं किसी को मना करूंगी तो ये पाप है। मुझे ऊपर वाले ने क्यों भेजा है इस दुनिया में, किसी को मायूस क्यों करना है। तो जब करण के शो पर विजय एनाकोंडा ने 21 की डिमांड की तो देखिए अनन्या ने क्या कहा। I always feel like giving her a kiss on the cheek. You can. फौरन ही किस दे दी क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि किसी को भी मना करना बहुत बड़ा पाप है। अंबानी की शादी में जवान के डायरेक्टर एटली भी अपनी धर्मपत्नी के साथ शामिल हुए और जरा दोनों को देख लीजिए। बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई साहब इस भाई ने कहां मन्नत मांगी थी, वो जगह मुझे भी बता दो जहां इसने मन्नत मांगी थी। मतलब इस आदमी को ये धर्मपत्नी कैसे मिल सकती है यार। लास्ट फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक अक्षय कुमार की सरफिरा और एक कमल हासन की इंडियन 2। दोनों ही फिल्मों ने बढ़िया बिजनेस नहीं किया, लेकिन इंडियन 2 इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है और हिंदी में इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को पब्लिक ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। अंबानी की शादी में रजनीकांत साहब भी अपनी धर्मपत्नी के साथ शामिल हुए और आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के तकरीबन सभी नेता भी इस शादी में शामिल हुए हैं। तो इसी शादी में लालू प्रसाद जी के बेटे ने रजनीकांत साहब के साथ ये फोटो लिया, जरा देख लीजिए। मैं जब भी रजनीकांत साहब को देखता हूं मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे किस्मत वाला इंसान कोई है तो वो रजनीकांत साहब ही हैं। आप जरा रजनीकांत साहब को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। भाई साहब अगर ये सुपरस्टार ना होते और ये कह देते कि मुझे सुपरस्टार बनना है तो मेरे ख्याल में सारे मोहल्ले के लोग मिल करके पीटते भी और गालियां भी देते। लेकिन भाई साहब यही सच है कि रजनी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि अंबानी की शादी में 6 नंबर ओरी ने खूब डांस किया, खूब अपने आप को हीरो साबित किया। लेकिन कुछ दिनों पहले ओरी एक शो में शामिल हुआ था और उस शो में इसने कहा था कि इस टाइम में इसके 7 बॉयफ्रेंड्स हैं। कितने? 7। विद करण की पहला 5, कॉफी विद करण के बाद में 7। यानी कि एवरीडे इसको केला लेना अच्छा लगता है, बिना केला लिए ये एक दिन भी रह नहीं सकता। और इसके बावजूद ये बंदा अंबानी जैसे आदमी की शादी में डांस करता है। भाई साहब आप अंदाजा लगाइए जमाना कहां पहुंच गया है। अंबानी साहब ने शादी से कुछ ही दिन पहले जियो के रेट्स बढ़ा दिए थे। उन्हीं रेट्स की वजह से बहुत सारे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। तो एक बंदे का अंबानी की शादी के बारे में क्या कहना है जरा आप भी सुन लीजिए। एक्चुअली ज्यादा लोगों का ऐसा ही मानना है। भाई मैंने अपना जियो का रिचार्ज करा दिया है, आनंद भाई की शादी का शगुन पहुंचा दिया है, 60 रुपए जो उन्होंने बढ़ाए हैं पर मंथ के रिचार्ज पे।
और आनंद भाई टेंशन मत लो, हम सब धीरे धीरे करा रहे हैं। 45 करोड़ लोग हैं जो आपका जियो का सिम यूज करते हैं। 2700 करोड़ रुपए इसी महीने पहुंच जाएगा, अगले महीने अगला 2700। तो आपका जो 5000 करोड़ का खर्चा है उसमें 500 करोड़ का आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 15 अगस्त को सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एक है अक्षय कुमार की खेल खेल में और एक है श्रद्धा कपूर की स्त्री 2। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही फिल्मों को 2,500 से 3,000 स्क्रीन्स मिलेंगे, यानी कि दोनों ही फिल्मों के पास फुल चांसेस होंगे बढ़िया बिजनेस करने के। और ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि किस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, कौन सी हिट रही और कौन सी फ्लॉप रही। मैं ये बात कई महीने पहले ही बता चुका हूं कि हाउसफुल 5 में संजय दत्त साहब भी हैं, लेकिन अब ये ऑफिशियल कर दिया गया है कि हाँ, इस फिल्म में संजय दत्त भी है। इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला और डायरेक्टर है तरुण मनसुखानी। और इस फिल्म में और दूसरे स्टार्स हैं अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस फिल्म में और बहुत सारे एक्टरों को लिया जाएगा। करण जौहर की फिल्म किल को रिलीज होकर 1 हफ्ता हो गया है, दूसरे हफ्ते में फिल्म चल रही है और दूसरे हफ्ते में इस फिल्म को प्रमोशन के साथ दिखाया जा रहा है, यानी कि एक टिकट खरीदो दूसरा टिकट फ्री। और इस फिल्म ने सेकंड वीकेंड में भी अच्छा बिजनेस किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस फिल्म का हीरो है लक्ष्य, उसका कैरियर शायद पटरी पर आ गया है, शायद उसको कुछ फिल्में मिल जाएंगी। कसम रावण की तापसी पन्नू ने एक और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, मजा आ गया है सुन के। एक्चुअली तापसी बॉलीवुड के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अंबानी की शादी में शामिल नहीं हुए। तो जब तापसी से पूछा गया कि भाई आप अंबानी की शादी में क्यों नहीं गई, तो तापसी ने कहा कि देखो भाई, मैं उन लोगों को पर्सनली तो जानती नहीं हूं, और जब पर्सनली नहीं जानती हूं तो फिर मुझे उनकी शादी में क्यों जाना चाहिए, वो बताइए। मैं ऐसा मानती हूं कि शादी एक बहुत ही पर्सनल चीज है। अगर मैं उनको पर्सनली जानती हूं और मुकेश अंबानी साहब मुझे कॉल करते हैं कि हाँ तापसी शादी में आना है, तब तो बिल्कुल 100% मुझे शादी में जाना चाहिए। लेकिन अगर वो मुझे जानते ही नहीं है, खाली पहचानते हैं कि हाँ मैं एक एक्ट्रेस हूं और उन्होंने बुलाया है, तो मुझे उनकी शादी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तापसी ने यह भी कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड के बाकी सभी लोग शादी में ऐसे कैसे शामिल हो जाते हैं कि भाई पीआर ने एक कार्ड भेजा है तो बस उस कार्ड को लेकर कूद रहे हैं कि देखो मुझे तो अंबानी की शादी का कार्ड मिला है, मुझे तो अंबानी ने इनवाइट किया है, और फिर वहां शादी में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको फोन पर एक मैसेज आता है कि भाई आपको इनवाइट किया गया है, और वो वहां चले जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि भाई किसी ने आपको एक मैसेज भेजा और आप मुंह उठाकर चले गए कि हमें तो अंबानी ने इनवाइट किया है, हम तो अंबानी की शादी में जा रहे हैं। तो तापसी का कहना यह है कि बॉलीवुड के 90% लोग ऐसे ही जाते हैं। इन 90% लोगों को अंबानी ना जानता है ना पहचानता है, लेकिन इनको खुजली है वहां शादी में जाकर दुनिया को दिखाने की कि देखो ये अंबानी के दोस्त हैं। और भाई साहब, तापसी ने बिल्कुल 100% सही कहा है। तो मैं तापसी के इस बयान को 10 में से 10 नंबर देता हूं। अंबानी की शादी में पूरा बॉलीवुड ही शामिल हुआ और साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के भी बहुत सारे एक्टर्स आए और पूरे हिंदुस्तान के बहुत नेता भी आए। लेकिन मेरे हिसाब से अंबानी की शादी की अगर सबसे हाईलाइट कोई चीज है तो वो ये है, जरा ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने, जब हिंदुस्तान के 2 मेगा सुपरस्टार्स एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे का कितना लिहाज किया, दोनों ने एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट दिया। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में ये बस आखिरी दफा हुआ है कि 2 इतने बड़े सुपरस्टार हुए हैं और दोनों एक दूसरे का इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। अंबानी की शादी में एक और भी बहुत ही कमाल की चीज हुई भाई साहब। आप सभी को पता है कि विक्की कौशल की एक फिल्म आ रही है बैड न्यूज, और इस फिल्म का एक गाना हुस्न तौबा तौबा बहुत बड़ा हिट हो गया है, जो बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और विक्की कौशल पर फिल्माया गया है। फिल्म में इस गाने पर अंबानी की शादी में एक साथ डांस करने वाले कौन थे पता है आपको? रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। भाई ये चारों ही एक साथ झूमकर इस गाने पर डांस कर रहे थे। एक्चुअली बस इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, काश इस गाने पर डांस करने के लिए इनके साथ सलमान खान भी होता तो भाई मजा ही आ जाता कसम से यार।
अंबानी की शादी में चोर भांड रामदेव को भी बुलाया गया, आप अंदाजा लगाइए। और भाई साहब ये रामदेव वो है जिसके 15 आइटम्स को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो 15 आइटम्स हैं ये बिल्कुल फेक है, इनसे किसी को कोई फायदा नहीं होता और ये बेचकर तुम हिंदुस्तान की जनता को लूट रहे हो, तुम एक नंबर के चोर हो। उस चोर को भी अंबानी की शादी में बुलाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी साहब को अपनी इज्जत के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए था। ऐसे चोर उचक्के को तो कम से कम शादी में नहीं बुलाना चाहिए था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विवेक अग्निहोत्री साहब बॉलीवुड वालों के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता है। अब विवेक अग्निहोत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जितने भी बॉलीवुड वाले हैं सारे अनपढ़ हैं। अग्निहोत्री साहब का कहना यह है कि इनके साथ काम करने का मतलब यह है कि मैं खुद की बेइज्जती कर रहा हूं, क्योंकि इनको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है और जब मैं इनके साथ काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इनके साथ रहकर सब कुछ भूल जाऊंगा। ये जो स्टार लोग जिनके मैं साथ काम करता हूँ कोई पढ़े लिखे तो है नहीं और एकदम कुछ इन्हें दुनिया के बारे में तो पता नहीं है और मेरी इंटेलिजेंस इनसे तो बहुत ज़्यादा है और मेरी वर्ल्ड व्यू भी इनसे बेटर ही है डेफिनेटली। तो इनकी डमनेस मुझे नीचे ले जा रही है। तो विवेक अग्निहोत्री साहब का कहना यह है कि ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं फिल्में ना बनाऊं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विवेक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कसम रावण की आप सभी जानते हैं कि अभी मैं लंदन में रहता हूं तो लंदन की बहुत सारी चीजों का मुझे पता है। यहाँ एक लाइका मोबाइल कंपनी है, बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा बिजनेस करती है ये कंपनी। लेकिन जो इस कंपनी के मालिक है वो श्रीलंका के लोग हैं। मुझे नहीं पता किसने इन बेचारों को सलाह दी कि भाई तुम इंडिया में जाकर फिल्में बनाओ, और ये वही लोग हैं जिन्होंने रजनीकांत और अक्षय कुमार साहब की फिल्म 2.0 बनाई थी। उस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। उस फिल्म में इन लोगों को नुकसान हुआ था तकरीबन 300 करोड़ रुपए का। लेकिन जो उस फिल्म का डायरेक्टर था शंकर, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जो भी नुकसान होगा उसको भरना पड़ेगा। ये लोग बेचारे बिजनेसमैन हैं, इनको फिल्म मेकिंग का पता नहीं। अगर इनको पता होता तो इनको ये पता होता कि कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर कभी भी कोई भी नुकसान नहीं भरेगा। तो जब नुकसान हो गया तो इन्होंने डायरेक्टर शंकर से कहा कि भाई हमारी ये 300 करोड़ रुपए आप दीजिए। शंकर ने कहा कि भाई मैं कहां से दूंगा, मेरे पास कहां पैसे हैं। मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपके लिए इंडियन 2 बना देता हूं कमल हासन साहब के साथ, और अगर वो फिल्म मैं आपके लिए बना दूंगा तो भाई साहब आपको उसमें प्रॉफिट होगा कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए का। तो उस प्रॉफिट में से आप अपने 300 करोड़ रुपए रिकवर कर लेना, बात खत्म हो गई। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये तो बिजनेसमैन है, फिल्म मेकिंग का इनको पता नहीं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई इंडियन 2 बना लीजिए। तो डायरेक्टर शंकर ने कमल हासन के साथ इंडियन 2 बनानी शुरू की और जब तकरीबन 2 महीने की शूटिंग हो गई तो शंकर निर्माताओं के पास गया और उनसे कहा कि देखो भाई ये फिल्म 2-2.5 घंटे में नहीं बन सकती, इस फिल्म को मैं बनाऊंगा 6 घंटे की, और जब ये फिल्म 6 घंटे की बनेगी तो अब इसका बजट हो गया तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपए। एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अगर निर्माता ये कहते कि भाई हमें ये फिल्म नहीं बनानी तो 300 करोड़ रुपए का नुकसान पहले हुआ था, 200-250 करोड़ रुपए लग चुके थे, यानी कि 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता। तो निर्माताओं ने कहा कि ठीक है भाई 2 बना लो, इंडियन 2, इंडियन 3। तो 300 करोड़ रुपए का नुकसान तो पहली फिल्म में हुआ और 500 करोड़ रुपए इन दोनों फिल्मों पे लग गए। टोटल हो गए 800 करोड़ रुपए। फिल्म इंडियन 2 रिलीज हुई और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी होगी 100 करोड़ रुपए, यानी कि 400 करोड़ रुपए गए। अब जो इंडियन 3 है वो रिलीज हो नहीं सकती। इंडियन 3 को कोई भी अपने थिएटर में क्यों लगाएगा, कोई भी OTT कंपनी इंडियन 3 के राइट्स क्यों खरीदेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो लाइका वाले हैं इन्होंने पैसे कमाए लंदन से और गंवा रहे हैं इंडिया में। ये आ गए हैं सड़क पर। पहली फिल्म में इनको नुकसान हुआ 300 करोड़ का और भाई साहब इस फिल्म में नुकसान होगा कम से कम 400 करोड़ रुपए का, यानी कि पहले 300 करोड़ रुपए का नुकसान था जिसको रिकवर करने के लिए 2 फिल्में बनाई थी, लेकिन उल्टा 400 करोड़ का नुकसान और हो गया, यानी कि 300 करोड़ की जगह 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया इन लोगों का। जितने निर्माता भी बाहर से आते हैं मैं उन सभी से यही कहता हूं कि भाई साहब आपका क्या लेना देना है फिल्मों से। आप फिल्म कैसे बनाओगे, आपको फिल्म बनाने का पता नहीं है। और जो फिल्म बनाने वाले हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर्स हैं। वो आपको नंगा कर देंगे, आपको लूट लेंगे और आप उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन बाहर से आने वाले मेरी बात सुनते ही नहीं है। पता नहीं इनको लूटने का इतना क्यों शौक है।
आप तो सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हर कोई इंटरव्यू दे रहा है, जिसको देखो उसका इंटरव्यू हो रहा है। तो इमरान हाशमी जैसे फ्लॉप एक्टर का भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। इमरान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब वो लॉन्च होने ही वाला था, यानी कि उसका मामा महेश भट्ट उसको लॉन्च करने ही वाला था, तभी अमीषा पटेल ने उसका करियर शुरू होने से पहले ही उसको एक ऐसा झटका दिया था जिसको वो आज भी याद करता है। एक्चुअली भट्ट साहब एक फिल्म बना रहे थे, ये जिंदगी का सफर, और उसमें हीरोइन थी अमीषा पटेल। और जब भट्ट साहब ने अमीषा से कहा कि मैं इमरान हाशमी को इस फिल्म में हीरो लेने वाला हूं, तो अमीषा ने कहा कि मैं ऐसे लुक्खे लड़कों के साथ काम नहीं करती, अगर मेरे साथ काम करना है तो आप किसी स्टार को लीजिए, मैं इस लुक्खे के साथ काम नहीं करूंगी। इमरान भाई, अमीषा ने बिल्कुल सही कहा था। आप एक दफा आईने के सामने खड़े होकर के देख तो लीजिए भाई साहब। जब आप आए थे मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, अभी तो आप खैर ठीक ठाक लगने लगे हो, लेकिन भाई साहब कसम से उस वक्त आप बिल्कुल चचुंदर लगते थे। आपके साथ कोई भी हीरोइन काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अमीषा तो फिर भी बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, तो वो आपके साथ काम क्यों करती? तो भाई साहब उसने गलत नहीं किया था, उसने बिल्कुल ठीक किया था। देख भाई, आप सभी जानते हैं कि राजकुमार संतोषी साहब बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, दुनिया उनको जानती है, लेकिन काफी वक्त से उनकी कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई है। तकरीबन 1 साल पहले संतोषी ने एक फिल्म बनाई थी गांधी वर्सेस गॉडसे, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। और उस फिल्म में किसी एक बंदे ने पैसा लगाया था जिसका नाम है झूलन प्रसाद गुप्ता। झूलन प्रसाद गुप्ता का कहना यह है कि संतोषी जी ने उससे पैसे लिए थे उधार। संतोषी जी का यह कहना था कि भाई अगर फिल्म ना चली तो ये पैसे उधार हैं, मैं आपको वापसी करूंगा। और ये तो मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भाई कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर कभी भी कोई नुकसान नहीं भरने वाला। अब गुप्ता ने संतोषी से पैसे मांगे होंगे, संतोषी जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं है। गुप्ता जी चले गए कोर्ट, और कोर्ट से वारंट निकल गया है संतोषी जी का। खैर ये वारंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ इस बात के लिए निकला है कि संतोषी जी कोर्ट में नहीं गए, तो जाहिर सी बात है उनको अदालत में जाना पड़ेगा। और जैसे ही संतोषी जी अदालत में जाएंगे वैसे ही उनको बेल मिल जाएगी, बात खत्म। लेकिन कुछ सालों पहले संतोषी जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बैटल ऑफ सारागढ़ी। वो फिल्म बंद हो गई थी, बनी नहीं थी। उस फिल्म में भी पैसे लगाने वाला यही गुप्ता था। अब आप मुझे ये बताइए कि जब संतोषी जी एक फिल्म बना रहे थे, उसमें इस बंदे ने पैसे लगाए थे, वो फिल्म नहीं बनी थी, बंद हो गई थी, तो जब संतोषी जी ने इससे दूसरी फिल्म के लिए पैसे मांगे तो इसने क्यों दिए? इसने पैसे इसलिए दिए क्योंकि इसको फिल्म बनाने की खुजली थी, इसको निर्माता बनने की खुजली थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बाहर से आए हो और मुंबई में आकर किसी भी निर्माता निर्देशक को आप पैसे देते हो तो आप समझ लीजिए कि आप लुट चुके हो। अरे भाई, बॉलीवुड का आप लोगों से क्या लेना देना है? बॉलीवुड आपको क्यों घुसने देगा? बॉलीवुड में आप फिल्में कैसे बना सकते हो? बॉलीवुड वाले आपको लूटे बिना क्यों छोड़ देंगे? रीजन तो बताइए। अगर आपको फिल्में बनाने की खुजली है, आपको निर्माता बनने की खुजली है और आप बॉलीवुड में आकर पैसे लगाते हो, तो लगाने से पहले मान लीजिए कि आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। जो भी आप लगाओगे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो आपके सारे पैसे गटर में जाने वाले हैं, क्योंकि आप किसी भी बॉलीवुड वाले से अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। आप किसी भी बॉलीवुड वाले का बाल भी बांका नहीं कर सकते। भाई साहब, मुंबई में पुलिस बॉलीवुड वालों की, अदालत बॉलीवुड वालों की, क्या उखाड़ लोगे आप? कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई साहब। तो जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई साहब, आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। आप बॉलीवुड में आकर अपने पैसे मत उड़ाइए भाई साहब। और जो भी आपको बताया जाता है ना, वो सब झूठ होता है, उसमें सच्चाई 1% भी नहीं होती। वो झूठ इसलिए बताया जाता है क्योंकि झूठ सुनने की आपको आदत है, और जब आप झूठ सुनेंगे तभी तो आप पैसे उड़ाओगे भाई साहब। अंबानी की शादी में जितने लोग भी शामिल होने के लिए आते हैं, उनका सिक्योरिटी चेक होता है, वो भले ही नेता हो या अभिनेता हो। तो जब संजय कपूर की बेटी सनाया कपूर शादी में शामिल होने के लिए गई, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया, जैसे सभी को रोका जाता है, और उन्होंने कहा कि भाई आपकी चेकिंग होगी, आपकी तलाशी होगी। और ये सुनकर सनाया भड़क गई। सनाया ने कहा कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूं, मेरी चेकिंग आप कैसे कर सकते हो? आप अंदाजा लगाइए कि जब अंबानी साहब इन बॉलीवुड वालों को शादी में बुलाता है और इसके बाद इनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अगर मुझे कोई बुलाए और फिर कहे कि भाई आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, तो मैं तो भाई साहब मुंह पे थूक कर वापस चला जाऊं कि भाई अपनी पार्टी को खुद एंजॉय कर। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि दिशा सालियान का केस दोबारा खुल गया है। मुंबई पुलिस दोबारा से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से केस की लीपापोती की जा रही है, जांच नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि पहले नितेश राणा को बुलाया गया था
और अब पुलिस ने बुलाया है सुशांत के दोस्त गणेश को। सिंपल से सिंपल आदमी भी ये कहेगा कि भाई ये किस तरह की जांच है। मुझे आप बताइए कि दिशा एक लड़के के साथ रहती थी जिसका नाम था रोहन। रोहन ने अपने घर में पार्टी दी थी और रोहन ने ही सभी लोगों को बुलाया था पार्टी में शामिल होने के लिए, और उसी के घर में पार्टी दी जा रही थी, कोई दूसरी जगह नहीं दी जा रही थी। और दिशा भी उसी घर में रहती थी, यानी कि वो घर दिशा और रोहन का था। और उसी पार्टी में दिशा ने 100 नंबर पर कॉल किया था, यानी कि कुछ उसके साथ हो रहा था जब उसने पुलिस को कॉल किया कि आप आइए मुझे बचाइए। बताया जाता है कि बिल्डिंग के 14वें फ्लोर से यानी अपने घर से कूदकर उसने खुदकुशी कर ली थी। मुझे यह बताइए कि अगर पुलिस सीरियसली इस केस की जांच करना चाहती है तो किसी से भी पूछने की क्या जरूरत है। रोहन को पकड़ के बैठाइए और उससे पूछिए कि भाई तेरे घर में कौन कौन आया था, तेरे घर में क्या क्या हुआ था, उस लड़की ने 100 नंबर पर कॉल किया था, उस वक्त क्या हो रहा था और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, बात खत्म हो गई। यह केस मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का है। तो मेरे ख्याल में अगर सुशांत सिंह के दोस्त को बुलाया जा रहा है पूछताछ करने के लिए दिशा के केस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती की जा रही है, क्योंकि सुशांत के दोस्त का दिशा के केस से क्या लेना देना है। भाई सुशांत का यह दोस्त उस पार्टी में शामिल नहीं था, तो फिर इससे किस बात की पूछताछ होनी चाहिए। वीडियो पे नीचे कमेंट्स करके बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि भाई साहब कुछ नहीं होगा, यह केस बंद हो जाएगा जैसे पहले बंद हुआ था। और बिल्कुल आज मैं 100% यही मानता हूं कि इस केस में लीपापोती की जा रही है। इस केस की जांच कभी नहीं होगी, दुनिया को कभी नहीं पता चलेगा कि दिशा के साथ क्या हुआ था। इस केस को इसी तरह फिर से बंद कर दिया जाएगा। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इमरान हाशमी ने बुढ़ऊ के बारे में भी बात की है। आप सभी जानते हैं कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी और बुढ़ऊ साथ में काम करते थे। तो इमरान ने कहा है कि बुढ़ऊ का अपना शेड्यूल है, बुढ़ऊ को इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई निर्माता ने उसको किस वक्त बुलाया है शूटिंग के लिए, डायरेक्टर ने उसको किस वक्त बुलाया है शूटिंग के लिए। उसकी जब मर्जी आती है वो तब आता है, जब मर्जी आती है तब जाता है। इमरान का कहना यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले वक्त का गोविंदा है ये, क्योंकि बताया जाता है कि जब गोविंदा बहुत बड़ा स्टार था तो वो भी कुछ ऐसा ही किया करता था और ठीक वैसा ही बुढ़ऊ करता है। तो इमरान का कहना यह है कि भाई साहब इसको गोविंदा होने से कोई बचा नहीं सकता। कसम रावण की मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि भाई अंबानी की शादी में माल भी खूब चला है, बॉलीवुड वालों ने जम के माल का यूज किया है। बताया जा रहा है कि अनन्या पांडे एकदम धुत थी, होश में नहीं थी और उसने प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड को धक्का दे दिया। और उस वीडियो को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि मैडम जी इतनी बड़ी शादी में तो बिना माल के रह लेती। कसम मोदी जी की गारंटी की इस वीडियो के आखिर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कमाल की चीज है। आप सभी जानते हैं अनुराग कश्यप को, आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा ड्रामेबाज है। अनुराग कश्यप ने कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू दिया था, उस वक्त जब मैं बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला नहीं बनाया करता था, और यही वजह है कि वो खबर मैं आज इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं क्योंकि कमाल की खबर है। तो जब अनुराग कश्यप से पूछा गया कि क्या आप शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाना पसंद करोगे, तो अनुराग ने कहा कि नहीं, मुझे शाहरुख खान के साथ काम ही नहीं करना, मुझे किसी भी हालत में शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं बनानी है। मैं आपको ये बता दूं कि उससे कुछ महीनों पहले इसने तकरीबन 6 महीने तक खूब ड्रामा किया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, शाहरुख खान के साथ कम से कम एक फिल्म तो बनाकर ही रहूंगा, वो एक फिल्म बगैर बनाए मैं रिटायर नहीं हो सकता, मैं बॉलीवुड नहीं छोड़ सकता, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं शाहरुख के साथ एक फिल्म बनाऊंगा। और शाहरुख ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, शाहरुख ने इसको फुल टाइम इग्नोर किया। शाहरुख ने बोला कि भाई साहब तू कितना भी ड्रामा कर, घंटा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब शाहरुख ने इसको कोई भाव नहीं दिया तो फिर इसने कहा कि मुझे शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना। अरे भाई साहब आपको शाहरुख खान के साथ नहीं काम करना मतलब, अरे मेरे ड्रामा भाई अनुराग कश्यप साहब आप अच्छी तरह जानते हो कि शाहरुख खान तो आपको मिलेगा भी नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपकी फोन कॉल भी नहीं लेगा, आपके साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है, और आप कहते हो कि आपको शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना। अरे भाई साहब काम तो आप तब करोगे जब आपकी वो फोन कॉल भी लेगा, मतलब वो आसमान है तो तुम जमीन हो यार। तुम्हारे को वो नल्ला डायरेक्टर समझता है, तुम्हारे को शाहरुख खान माल वाला आराम नगर का डायरेक्टर समझता है, तुम्हारे साथ वो काम करेगा। सपने देख रहे हो मतलब कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ भी फेंक रहे हो अपनी मर्जी से।
देखो कश्यप साहब, आप इतने बड़े नल्ले डायरेक्टर हो कि आपको बॉलीवुड वाले डायरेक्टर मानते ही नहीं हैं। एक्चुअली आप इतने बड़े डायरेक्टर हो कि आप सिर्फ नवाजुद्दीन के साथ फिल्म बना सकते हो, डबल ढोल की त्रिपाठी के साथ फिल्म बना सकते हो, शाहरुख खान के साथ तो आप सपने में भी फिल्म नहीं बना सकते। आप मेरी बात मानो भाई साहब, अगर आप शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने के सपने देख रहे हो तो बस इनको सपने ही रहने दो भाई साहब, वापसी चले जाओ यूपी, बॉम्बे में आपका कुछ नहीं रखा। बात समझ रहे हो दोस्तों? आज मेरा गाना रिलीज हुआ है जिसको गाया है कमाल के सिंगर अंकित तिवारी ने। और भाई साहब, इस गाने को हमने 4 दिन तक नेपाल में शूट किया, 2 दिन तक दुबई में शूट किया। आप फौरन ही यूट्यूब पर जाओ और गाने को देखो भाई साहब, देखकर मजा आ जाएगा। तुम चैन हो, तुम ही दर्द हो, तुम हो मेरी जिंदगी। फौरन ही देख लो गाना भाई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं माल वाली एक्ट्रेस रकुलप्रीत को, जिसका ड्रग्स केस में नाम आया था, एनसीबी ने पूछताछ भी की थी। आज उसका भाई ड्रग्स केस में अरेस्ट हो गया है। बात समझ में आई? भाई साहब, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहन करती है भाई नहीं करता और भाई करता है बहन नहीं करती। नहीं नहीं भाई साहब, ये सब लोग करते हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो फंसना ही फंसना है। तो भाई साहब अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।